अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उन्हें मेरे बड़े आइडिया है कि हमने सेल के 3 कंपल्सरी कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फोर्थ कंपोनेंट जो कि राइबोसोम है, इसके लिए मल्टीपल नेम्स यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में हमें आ सकते हैं। हम राइबोसोम को मेरे बेटे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, हम राइबोसोम्स को पिलेडेस पार्टिकल भी कहते हैं बिकॉज पिलेडे एक साइंटिस्ट है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिखाई गई आपको, जॉर्ज ए पिलेडे। 1995 में इसने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। तो साइंटिस्ट की डिस्कवरी के नेम की बेसिस पे हम इसको कहते हैं पिलेडेस पार्टिकल। थर्ड जो नेम है वो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अगर आप यहाँ पे कंपोजिशन देखें तो राइबोसोम में दो चीजें हम यूज करते हैं। फर्स्ट हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए एंड सेकेंड हम यूज करते हैं प्रोटीन, बिकॉज ये राइबोसोमल आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे जब आप न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये दोनों बिकॉज बनाते हैं तो हम कहते हैं ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। राइबो न्यूक्लियो शो करता है आरएनए को एंड ये प्रोटीन पार्टिकल्स दोनों कंबाइन करके हमने इसकी टर्म बना दी। तो ये 3 मल्टीपल नेम्स जो हम यूज करते हैं राइबोसोम के लिए, ऑब्जेक्टिव में मेरे बेटे आ सकता है प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, पिलेडेस पार्टिकल किसको कहते हैं, या फिर आपको आ सकता है कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स किसको कहते हैं। तो ये मेरे बेटे आप लोगों ने मार्क कर लेना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कवरी में आपको बता चुकी हूँ कि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नेम क्या है, जॉर्ज ई पिलेडे। और कब डिस्कवर किया था, 1995 में मेरे बेटे डिस्कवर किया था जॉर्ज ई पिलेडे ने राइबोसोम्स को। एंड पिलेडे जिसने डिस्कवर किया था उसी साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं, पिलेडेस पार्टिकल कहते हैं। जो थर्ड पॉइंट है राइबोसोम्स के अंदर वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में दो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है राइबोसोमल आरएनए, एक नजर आ रहा है आपको प्रोटीन्स। जो राइबोसोमल आरएनए है, इसकी आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो आपने पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। तो अभी जस्ट ये याद कर लो कि इस मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म क्या होती है, और वो है मेरे बेटे राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिकॉज ये राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है तो हम कहते हैं ये है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, या आप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं जिसमें से एक टाइप को हम यूज कर रहे हैं जो कि राइबोसोम को बनाती है। इस लेक्चर के एंड पे मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगी कि आरएनए की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं, लेकिन जो डिटेल है वो हमने बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़नी है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो राइबोसोम को बनाता है वो है आरएनए, और उसकी एक टाइप राइबोसोमल आरएनए। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे बेटे, प्रोटीन। सो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन दोनों मिलकर बनाते हैं किसको, राइबोसोम को। इसलिए हम ये थर्ड नेम इसको देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। इसमें से जो राइबो न्यूक्लियो है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड को शो करता है एंड जो प्रोटीन है ये सेकंड कंपोनेंट को शो कर रहा है। तो ये 3 मल्टीपल नेम्स यूज होते हैं, और ये 2 कंपोजिशन के मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा। एंड किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में डिस्कवर किया था ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। अगर मेरे बेटे आपने प्रीवियस लेक्चर सुना हो तो वहां पे मैंने आपको 2 तरह के सेल्स हाईलाइट करवाए थे। एक मैंने हाईलाइट करवाया था प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड मैंने आपको हाईलाइट करवाया था यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिस्कवरी से पहले डिस्कवर हुआ था, या सिंपली आप कह सकते हो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी और इसमें मौजूद थी। जो माइक्रोब्स हैं लाइक बैक्टीरिया है उसके अंदर ये वाला मौजूद था, जितने भी हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये वाले सेल्स मौजूद थे। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो भी प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए कंपोनेंट्स का बना हुआ है, लेकिन मेरे बेटे दोनों सेल्स के अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स की परसेंटेज वेरी करती है। वेरी करने का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को बनाने के लिए मैंने 40% प्रोटीन्स यूज की थी, बाकी 60% मैंने राइबोसोमल आरएनए को यूज किया था। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने 40% यूज किया है किसको, राइबोसोमल आरएनए को, एंड 60% यूज किया है मैंने प्रोटीन को। इट मींस कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को बनाने के लिए प्रोटीन्स की अमाउंट ज्यादा यूज हुई है और यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की अमाउंट ज्यादा यूज हुई है। और आरएनए भी हम कोई सेम यूज नहीं करते हैं, हम मल्टीपल टाइप्स के आरएनए यूज करते हैं राइबोसोम को बनाने के लिए। ये मैंने उनके नेम्स लिखे हुए हैं, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके बाद हम इन सारे आरएनए की टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं।
तो राइबोसोम जस्ट आपको इस तरह का सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ नजर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बट उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं या आप कह सकते हो दो यूनिट्स होते हैं। एक जो यूनिट होता है उसका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, एंड सेकंड यूनिट का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। दोनों यूनिट्स मेरे बेटे जब राइबोसोम ने अपना काम नहीं करना होता है तो फ्री फॉर्म में मीन्स के दोनों सेपरेट रहते हैं। जब भी राइबोसोम ने अपना काम करना होता है वो ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीशियम आयंस का। मैग्नीशियम आयंस जो है आप सिंपली कह सकते हो एज अ ग्लू वर्क करेंगे या उन दोनों को जोड़ने का, बाइंड करने का काम करते हैं। और राइबोसोम के दोनों लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स अटैच कब होते हैं, जब मेरे बेटे राइबोसोम ने अपना काम करना होता है। जब काम नहीं करना है, फ्री फॉर्म में है, तो दोनों यूनिट्स भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इन दोनों सब यूनिट्स का साइज बताने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्वेटबर्ग। स्वेटबर्ग को बेटे हम एस से शो कराते हैं, और ये जो स्वेटबर्ग यूनिट है ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेरे बेटे मेजर करता है सेडिमेंटेशन रेट को। रेट हम कहते हैं स्पीड को, और सेडिमेंटेशन मीन्स कि सेडिमेंट्स में या नीचे बेस में बैठने की किसी चीज की जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। सपोज करो मेरे बेटे कि मैंने एक बीकर में पानी डाल दिया और उस पानी के अंदर मैंने मल्टीपल साइज के जो स्टोन्स हैं वो प्लेस कर दिए, और ये आप बड़े अच्छे से गेस कर सकते हैं कि जो स्टोन बड़े साइज का होगा उसका सेडिमेंट्स में बैठने का रेट क्या होगा, मेरे बेटे ज्यादा होगा। एंड जिस स्टोन का साइज सेडिमेंट्स में बैठने का रेट क्या होगा, मेरे बेटे कम होगा। इट मीन्स कि बड़ा स्टोन जो है, जो हैवी स्टोन है, वो जल्दी सेडिमेंट्स में बैठ जाएगा। जो स्मॉलर है, लाइट वेट है, वो थोड़ा सा लेट बैठेगा। तो इट मीन्स कि हैवी स्टोन का जो रेट है, जो स्पीड है कहाँ पे जाने की, सेडिमेंट्स में जाने की, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉलर वंस। तो स्वेटबर्ग यूनिट जब भी आप यूज करते हो, इट मीन्स कि आपने सेडिमेंट्स में बैठने की स्पीड को मेजर करना है किसी भी चीज की। जिसका वेट ज्यादा है उसका ये एस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड जिसका वेट कम होगा उसमें एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये सेम वैसा ही यूनिट है जैसे आप वेट को मेजर करने के लिए ग्राम्स यूज करते हो या किलोग्राम यूज करते हो, एंड आप लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स या मीटर्स का यूज करते हो। तो वो जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट चीजों को मेजर करते हैं। ये जो यूनिट है ये मेजर करेगा सेडिमेंटेशन रेट को। जो यूकैरियोटिक सेल का लार्जर सब यूनिट होता है, जो बड़े साइज का यूनिट होता है, चाहे यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर दो ही यूनिट्स होंगे, एक बड़े साइज का होगा और एक स्मॉलर साइज का होगा। जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो लार्जर सब यूनिट है उसका मैंने साइज लिखा हुआ है 60s होता है, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है यूकैरियोट्स का उसका मैंने लिखा हुआ है 40s। ठीक है, लार्जर 60s एंड स्मॉलर क्या है, 40s। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है 80s। जब भी आप दो डिफरेंट चीजों को कंबाइन करते हो ना, तो कंबाइन करने के टाइम पे दोनों चीजों का कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। यहाँ पे जितना पोर्शन हाइड होता है उसे हम कहते हैं वो अटैचमेंट रेशियो है। यूकैरियोट्स के लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स जब कंबाइन हुए थे तो उसमें से कितना पोर्शन उसका हाइड हुआ था, 20s। तो 20s है अटैचमेंट रेशियो किसकी, यूकैरियोट्स के लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स के कंबाइन होने की। इसी तरह से आप प्रोकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट को देखेंगे तो वो होता है 50s, स्मॉलर का साइज होता है 30s। जो फाइनल फॉर्म में मिलती है इस फॉर्म में वो होती है 70s, एंड जो पोर्शन हाइड होता है वो है 10s। और हाइड होने वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, अटैचमेंट रेशियो। दोनों राइबोसोम्स चाहे प्रोकैरियोट्स में हैं या यूकैरियोट्स में हैं, दोनों के साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। एंड ये एस जो है ये किस चीज को शो करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी मेरे बेटे आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब बिकॉज आपको स्वेटबर्ग यूनिट का आइडिया हो गया है कि सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करने के लिए उसे हम यूज करते हैं, तो वापस जरा इस कंपोजिशन को मैंने आपको स्किप करवाया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। वो ये था मेरे बेटे कि कंपोजिशन में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ही होते हैं, बट जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी भी मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि बना रही होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। उनमें से फर्स्ट टाइप यहाँ पे लिखी गई है 5s आरएनए, सेकंड टाइप मैंने लिखी है 16s और ये 23s। ऐसा आपको अब बड़े अच्छे से क्लियर है कि अगर ये 5s है और ये 23s है तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। एलिमेंट्स में लेट बैठेगा और ये जल्दी बैठेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो राइबोसोमल आरएनए की 3 टाइप्स मैंने आपको लिखवाई हैं, इनमें से ये जो पहली 2 टाइप्स होती हैं ये बनाती हैं लार्जर सब यूनिट्स को, और ये वाले जो टाइप है ये बनाती है स्मॉलर सब यूनिट को। इट मीन्स के आरएनए की ये टाइप मौजूद है प्रोटीन्स के साथ,
स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, और ये 2 टाइप्स मौजूद हैं प्रोटीन्स के साथ, कहाँ पे? लार्जर सब यूनिट के अंदर। सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मैंने राइबोसोमल आरएनए की ये टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप्स हैं राइबोसोमल आरएनए की साइज की बेसिस पे, वो 3 हैं, जो कि बना रही होती हैं राइबोसोम को। एंड 4 साइजेस के राइबोसोमल आरएनए मौजूद हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल में। जो पहला साइज मैंने लिखा हुआ है वो है 5s आरएनए, सेकंड 5.8 s आरएनए, थर्ड 28 s आरएनए एंड फोर्थ 18 s आरएनए। ऑब्वियसली जिनका जिनका साइज़ सबसे बड़ा होगा वो सेडिमेंट्स में जल्दी बैठेंगे, जिनका साइज़ सबसे छोटा होगा वो सेडिमेंट्स में लेट बैठेंगे। ठीक हो गया मेरे बेटे। तो ये मेन कंपोनेंट्स के अलावा कि कितनी परसेंटेज प्रोटीन की और कितनी राइबोसोमल आरएनए की है, इन मेन कंपोनेंट्स के अलावा अगर आप ये चीज़ भी याद कर लेंगे कि कौन-कौन से साइजेस के आरएनएस मौजूद हैं और कहाँ पे मौजूद हैं, कौन से सब यूनिट में हैं, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने ये लिखवाया कि प्रोकैरियोटिक सेल के ये 2 जो साइजेस हैं ये बनाते हैं लार्जर सब यूनिट को, और ये वाला जो यूनिट है या साइज है ये बनाता है स्मॉलर को। इसी तरह से ये पहले 3 जो साइजेस लिखे गए हैं ये बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल के लार्जर सब यूनिट को। ठीक है, ये तीनों मौजूद होते हैं, 3 साइजेस के आरएनएस मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के साथ, और बना रहे होते हैं किसको? लार्जर सब यूनिट को। व्हाइल ये जो लास्ट टाइप है 18s आरएनए, ये प्रोटीन्स के साथ बनाती है किसको? यूकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट को। ठीक है मेरे बेटे। तो ये था प्रोकैरियोट की सारी स्टोरी, और ये थी यूकैरियोटिक सेल की सारी स्टोरी। मेन कंपोनेंट्स याद रखिएगा, उनके परसेंटेजेस को याद रखिएगा। देन जो आपका राइबोसोमल आरएनए है उनकी मल्टीपल टाइप्स, उनके साइजेस की बेसिस पे 3 हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एंड 4 हैं यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे ये फर्स्ट 2 जो हैं ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनाएंगे लार्जर को, लास्ट वाली एक बनाएगी प्रोटीन्स के साथ मिलके स्मॉलर को। यहाँ पे फर्स्ट 3 मेरे बेटे जो हैं ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनाएंगी लार्जर को, एंड जो लास्ट वन है ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनाएगी यूकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट को। बिकॉज ये जो ऑर्गेनेली है ये दोनों सेल्स के अंदर होते हैं, मींस कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन इसका एक कैरेक्टर ये है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो और आपने देखा हो तो उसमें आप देख रहे थे यूकैरियोट्स में ओनली वो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर जिनको मेम्ब्रेन ने, शीट ने रैप किया हुआ होता है। तो ये एक वाहिद स्ट्रक्चर है किसके पास? यूकैरियोटिक सेल के पास, जो कि होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है, प्रोकैरियोट्स में ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, उसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इस ऑर्गेनेली का होना या इस स्ट्रक्चर का होना क्या है? एक अनयूजुअल चीज है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, ये लाजमी याद कर लीजिएगा। सो अभी तक मेरे बेटे हमने राइबोसोम्स के लिए मल्टीपल नेम्स कौन से यूज होते हैं वो डिस्कस किए हैं। किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में डिस्कवर किया था वो हमने डिस्कस कर लिया। देन हमने कंपोजिशन में कौन से 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों मेन कंपोनेंट्स को फिर हमने डिवाइड किया कि यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में उनकी परसेंटेजेस कितनी होती हैं, एंड जो राइबोसोमल आरएनए है उनकी मल्टीपल साइजेस के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और कौन-कौन से साइज का जो राइबोसोमल आरएनए है वो हमारे राइबोसोम को बना रहा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। एंड जो फोर्थ हमने हेडिंग डिस्कस की थी राइबोसोम्स के अंदर वो स्ट्रक्चर था, एंड स्ट्रक्चर में कौन से 2 यूनिट्स हैं, एक स्मॉलर साइज का होता है, एक लार्जर का होता है, फ्री फॉर्म में कैसे होते हैं, वर्किंग फॉर्म में कैसे होते हैं, और कौन इनको आपस में अटैच करने में हेल्प करता है। जो फिफ्थ हमने हेडिंग डिस्कस करनी है राइबोसोम्स के कैरेक्टर्स में वो है राइबोसोम की लोकेशन, कि ये सेल के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं मेरे बेटे। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स जो हैं ये मेनली बिकॉज डोमिनेट कर रही होती हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, बेसिकली ये 3 हैं। तो फ्री फॉर्म में हो सकता है, मीन्स कि अगर ये मेरे सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस इनर साइड पे ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल फ्री ये मौजूद है, किसी ऑर्गेनेली के साथ मौजूद नहीं होते हैं। तो पहली फॉर्म तो हो गई फ्री फॉर्म। जो दूसरी मेरे बेटे है ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट इससे लेक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि यहाँ पे ट्यूब्स का एक क्लस्टर मौजूद है हमारे न्यूक्लियस के साथ, राइबोसोम्स उसके साथ भी मौजूद हो सकते हैं, या तो फ्री फॉर्म में होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर इन ट्यूब्स का नेटवर्क। ट्यूब्स को इंशाल्लाह हमने पढ़ना है, क्या कहते हैं हम, ईआर। ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईआर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में राइबोसोम्स की डिस्कशन के बाद।
और जिन ईआर के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उन्हें हम आरईआर कहते हैं, मींस कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी हो सकता है मेरे बेटे, उसकी आउटर साइड पे, इनर साइड पे नहीं होगा, और फ्री फॉर्म भी हो सकता है। जो थर्ड केस है, ये थर्ड केस बेसिकली डिस्कस नहीं किया जाता है, यही टू फॉर्म्स जो है ये की जाती है। मैंने थर्ड केस ऐड कर दिया है, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनेलिज भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं जो कि अपने मैट्रिक्स में या अपनी इनर स्पेस में रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, प्लास्टिड्स के अंदर भी होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड प्लास्टिड्स के अंदर राइबोसोम होते हैं वो जस्ट हेल्प करते हैं उन्हीं के प्रोटीन बनाने में, वो रिमेनिंग जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं उसको नहीं बना के दे सकते हैं। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए रखा हुआ है, प्लास्टिड्स ने भी अपने अंदर राइबोसोम रखा हुआ है अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए और अपनी रेप्लिकेशंस, मींस के खुद ब खुद अपनी कॉपीज तैयार करने के लिए। इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। तो मेन दो हैं कि राइबोसोम्स या तो फ्री फॉर्म में होंगे या फिर ईआर के साथ अटैच्ड फॉर्म में होंगे। ये आपकी मेन राइबोसोम जो कि पूरी बॉडी की प्रोटीन्स बना के दे रहे होते हैं। एंड जिन ऑर्गेनेलिज के अंदर होते हैं वो भी याद रख लीजिएगा, वो एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक मेरे बेटे प्लास्टिड्स हैं। तो ये हमने राइबोसोम्स का फिफ्थ कैरेक्टर डिस्कस किया है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है सेल के अंदर, सेल के किसी ऑर्गेनेली के अंदर है या किसी के साथ अटैच है या फ्री फॉर्म में है। तो ये तीनों फॉर्म्स आपने डिस्कस किए हैं। आई होप कि मेरे बेटे आपको क्लियर होंगी। सिक्स एंड लास्ट कैरेक्टर जो हमारा राइबोसोम्स का है वो हमने मार्क करना है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। जो सबसे पहला नेम मैंने आपको लिखवाया था राइबोसोम का, अल्टरनेटिव नेम, वो था प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री जैसे हमें किसी भी कपड़ों की फैक्ट्री होती है या लेदर की होती है ना, जैसे वो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के देती है। अगर मैंने इस फैक्ट्री के साथ प्रोटीन लगाया हुआ है तो इट मीन्स कि ये जो फैक्ट्री है मुझे हर तरह की प्रोटीन्स को बना के देने वाली है। तो सेल में जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, चाहे वो प्रोटीन कोई मेरी बॉडी का फंक्शन करेगी एंजाइम्स की फॉर्म में या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, वो सारी प्रोटीन्स हमें किससे बना के दिए मेरे बेटे? राइबोसोम से बना के दिए। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर कोई परफॉर्म कर रही है या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फंक्शनल में आप एंजाइम्स की एग्जांपल कोट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर आपके हेयर और नेल्स के अंदर जो केराटिन प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं वो सब प्रोटीन्स बेटे राइबोसोम से बना के दी हैं। ये बेटे आरएनए की 3 टाइप्स हैं जो कि राइबोसोम्स को असिस्ट करती हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में। जो फर्स्ट टाइप में मैंने स्मॉल आर लिखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये शो करता है किसको? राइबोसोम्स को। ये जो है ये मैंने लिखा हुआ है स्मॉल एम मैसेंजर के लिए। मैसेंजर क्या करता है? मैसेज कन्वे करता है। ये स्मॉल टी मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफर के लिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये तीनों टाइप्स हमने बहुत डिटेल में बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड्स के चैप्टर में। तो यहाँ पे जस्ट ये प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, कैसे असिस्ट करते हैं, उसके लिए अगर मैं ये आपके सेल का सबसे आउटर कवर ड्रॉ कर दूं जो कि है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है आपका राइबोसोम फ्री फॉर्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम ने हमें प्रोटीन बना के देनी होती है, लेकिन राइबोसोम को ये पता नहीं है कि उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं और किस सीक्वेंस में उन अमीनो एसिड्स को हमने अटैच करवाना है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसको? प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस के साथ कितने अटैच करवाने हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर जीन्स की फॉर्म में। तो डीएनए खुद नहीं जाता है राइबोसोम के पास कि तुम इस तरह से प्रोटीन बना लो। वो क्या करता है? अपनी उस जीन की जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है उसकी एक कॉपी तैयार करता है, एंड वो जो कॉपी है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में भिजवाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। इट मींस के मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन लेके आया है किससे? डीएनए से। किसके पास? राइबोसोम के पास। ठीक है, कि उस प्रोटीन को हम कैसे बनाएं, कितने मोनोमर्स अटैच करें, किस सीक्वेंस में अटैच करें, वो इंफॉर्मेशन डीएनए ने भिजवाई है राइबोसोम के पास ये वाले आरएनए को यूज करते हुए। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइबोसोम खुद जो है वो राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है, उसमें कुछ अमाउंट में उसके साथ प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं।
जब यहाँ पे राइबोसोम को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये प्रोटीन कैसे बननी है, तो ट्रांसफर आरएनए भी हेल्प करता है राइबोसोम को। किस चीज़ में मेरे बेटे? पूरे साइटोप्लाज्म में से इन मोनोमर्स को, जो कि हमने यूज़ करने हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स को। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ से पिक करके राइबोसोम के पास लेके आना, ट्रांसफर करना काम किसका होता है? ट्रांसफर आरएनए का। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि ये तीनों आरएनएस, जो कि डिटेल आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, न्यूक्लिक एसिड्स के चैप्टर में, ये तीनों मिल के हेल्प करते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में। ये राइबोसोम को बनाता है, ये इंफॉर्मेशन लेके आता है कि प्रोटीन कैसे बनेगी। इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास, लेके आया है राइबोसोम के पास, और ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करवाता है किस चीज को? अमीनो एसिड से। कहाँ से पिक करता है? साइटोप्लाज्म से पिक करता है, और जहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं उसको सप्लाई कर देता है। तो अमीनो एसिड्स को क्या करना? ट्रांसफर करना। कहाँ से? फ्रॉम साइटोप्लाज्म, वहां से पिक करके किसको दे देना? राइबोसोम्स को दे देना। ठीक हो गया मेरे बेटे? तो इस ब्रीफ स्केच से आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ये तीन जो हमारे पास आरएनए की टाइप है, ये किस तरह से हमारे राइबोसोम को असिस्ट करती हैं प्रोटीन बनाने में। तो जब भी कोई आपसे फिर राइबोसोम का फंक्शन पूछेगा तो आपने बताना है इसका एक ही काम है, जहां पे भी मौजूद है, फ्री फॉर्म में है या किसी के साथ अटैच है, प्रोटीन को बना के देना। इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम्स हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। आई होप कि मेरे बेटे आपको ये सारे जितने भी मैंने कैरेक्टर्स हाईलाइट करवाए हैं राइबोसोम के, ये क्लियर हैं। अगर तो मेरे बेटे आपको कोई भी पॉइंट परेशान कर रहा है, डाउट है, तो आप मेरे से डिस्कस करें एंड उसको क्लियर कर लें।